Okay, so welcome back. Hello and welcome back, in fact. And out of the blue, suddenly, उस दिन बात हो ही रहा था. आई थिंक शायद आदित्य ने पूछे थे, आदित्य माथुर ही पूछ रहे थे शायद, या जो भी थे, कोई एक जना तो पूछ रहे थे कि समर वेकेशंस होंगे नहीं होंगे. फिर कुछ तो नाराज होकर बोल रहे थे कि फिर रह नहीं दो, है ना. और एकदम से सडनली समाचार आ गया, है ना. ऑनेस्टली स्पीकिंग हम लोगों को भी एग्जैक्टली नहीं पता था कि कुछ कुछ सुन रहे थे कि शायद समर वेकेशंस का प्लानिंग हो रहा है एंड ऑल, बट never knew the dates or the deadlines or any other thing. So that was also for us also a little bit of out of the blue kind of. Anyway, good morning messages from Rishabh, Ansh, Parth, Aryant. Ansh has also a question that is itne short notice pe vacations क्यों हो गए, ठीक है ना. Aryant is asking about some question of capacitor. चलो कोई नहीं, मैं देख लूंगा उसके बाद, ठीक है ना. हर्षित, good morning. Dev says कि sir congratulations to you also, कम से कम break तो मिला. So now we will have to give a positive spin to everything. What else can we do, है ना. So we have to give everything a positive spin, isn't it? चलो, whatever it is, at least चलो break तो हो रहा है. तो I hope that you will be utilizing the break time effectively and थोड़ा सा जो पुराने जो भी आप एक्यूमुलेट किए थे इतने हफ्तों से या महीने से में भी, ठीक है ना, उनको क्लियर करने का भी मौका मिल गया. तो सिलेबस तो आगे जाएगा नहीं, बट यू कैन एटलीस्ट टेक अप और टेक अप स्टफ फ्रॉम दी ओल्ड थिंग्स. और जो भी जिसका इनकम्प्लीट था या ठीक से प्रैक्टिस नहीं हुआ था एंड ऑल, आई थिंक इट्स अ गुड टाइम कि, है ना, यू विल मेक इट अप. ठीक है. अर्नव सेज कि स्कूल से ब्रेक मिला है बट ट्यूशन टीचर्स सुबह 6 बजे से क्लास रख लेंगे. चलो, दैट्स अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव. See, life never becomes suddenly, off or suddenly things stop. ठीक है, ब्रेक है तो एक पर्टिकुलर पार्ट से ब्रेक मिला है, यानी इन द सेंस कि दैट यू आर गेटिंग सम काइंड ऑफ रिस्पाइट, तो उसको कहीं ना कहीं यूज करो. दैट्स इट, सिंपल. आई मीन, और तो कुछ क्या बताऊं, है ना. चलो, सो लेट्स स्टार्ट फाइनली द प्रोसीडिंग्स ऑफ द डे. रिवर्स. नाउ रिवर्स मींस व्हाट? रिवर्स मींस अभी तक हम लोगों ने किया कि अगर एक चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में वो करते हैं, रखते हैं, तो क्या फोर्स वगैरह क्रिएट. सो दैट्स व्हाट वी डिस्कस्ड. सो आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन वाज फोर्स ऑन चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड. बट द फंडामेंटल क्वेश्चन रिमेन्स, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड आएगा कहां से, है ना. मैग्नेटिक फील्ड बनेगा कहां से. तो द आंसर इज दैट मैग्नेटिक फील्ड एज ऑफ नाउ हम लोगों का जो पर्सपेक्टिव है उसमें दो तरीके से बन सकता है. सो मैग्नेटिक फील्ड विल बी क्रिएटेड ड्यू टू either a magnet or a current carrying wire. मोटा मोटा इन दोनों तरीके से हो सकता है. आइदर एक मैग्नेट से होगा और नहीं तो करंट कैरिंग वायर से होगा. ठीक है ना. ओके, क्रिश has asked a question that is velocity selector वाले क्वेश्चन में जो चार्जेस एक दूसरे को भी फोर्स लगाएंगे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ऐसा तो नहीं कि फर्क नहीं पड़ेगा. See, in physics, I mean, or in practice, nothing is 100% accurate. Nothing is 100% accurate. ठीक है ना. तो therefore, let's say अगर तुमको velocity चाहिए 10⁻6 मीटर पर सेकंड का, और वो जो बीम है उसको अगर वो E by B वाले से पास कराते हो, तो in that case the ones which will come straight will have velocity approximately 10⁻6 meter per second. It's like that. Obviously आपस के फोर्स से थोड़ा बहुत डिस्टॉर्शन होगा, and I'm not denying that. उसमें जो भी 2-4-5% डिस्टॉर्शन होगा वो तो होगा. So therefore nothing is 100% accurate, but yes, we can move towards as accurately as possible. That's what I can suggest. ठीक है. चलो, तो आज का जो टॉपिक है मैग्नेट नहीं है. मैग्नेट वाला पार्ट हम लोग अगले चैप्टर में करेंगे, and that is how does a magnet create magnetic field, etc. Those we'll discuss later on. आज का जो मेन है वो है करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक. ठीक है. तो आज का डिस्कशन मेनली क्या है? द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर. दैट इज द टॉपिक.
ठीक है। तो एज आई सेड, हु डिस्कवर्ड द फिनोमेना? ओर्स्टेड। डिस्कवर तो ओर्स्टेड ने किया, लेकिन ओर्स्टेड फॉर्मूला नहीं दे पाया। एंड दिस इज अ लिटिल रेयर काइंड ऑफ एन एक्सेप्शन। जनरली क्या होता है, जनरली ये होता है कि जो बंदा या जो साइंटिस्ट जो है ना कोई फिनोमेना को डिस्कवर करता है, वही उस पर रिसर्च कर करके फाइनली कुछ कंक्लूजन पे भी पहुंचता है। जनरली यही हुआ है साइंस में, अगर तुम इतिहास में देखोगे तो यही हुआ। बट दिस वाज वन एरिया वेयर एक्चुअली फॉर्मूला वाज इनिशियली वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड, क्योंकि थोड़ा बिहेवियर बड़ा अजीब था। और वो तुमको बाद में पता चल भी गया, क्योंकि फोर्स क्रॉस प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट है। बताओ कोई एक्सपेक्ट करेगा ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर फोर्स डिपेंडेंस? तो दैट्स हाउ सेम हियर आल्सो। Magnetic field due to current was discovered by Oersted, and he did a lot of experiments, and he in fact did a lot of conclusions also. लेकिन वो होता ना कंक्लूजन करना और कंक्लूसिव फॉर्मूला देना, दोनों में अंतर है, और वो कंक्लूसिव फॉर्मूला देने में चूक गए। तो फाइनली ये फॉर्मूला दिया किसने? फाइनली मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर, द फॉर्मूला वाज गिवन बाय अब ये फ्रेंच साइंटिस्ट है। आई डोंट नो वेदर आई एम राइट और रॉन्ग, आई डोंट नो वेदर आई एम राइट और रॉन्ग, बट मैंने सुना है कि इसका स्पेलिंग तो बायोट सावार्ट, स्पेलिंग तो यही है, बट मैंने सुना है कि शायद इसका स्पेलिंग है बिया सावा, कुछ ऐसे टाइप का। मे बी आई एम रॉन्ग और मे बी आई एम हॉरिबली रॉन्ग, क्वाइट पॉसिबल। तो मैं उस पर कोई क्लेम्स नहीं कर रहा हूँ, बट मैंने सुना है कि फ्रेंच नेम है, तो फ्रेंच नेम बड़े अजीबोगरीब तरीके से बताया जाता है। इवन फ्रेंच वर्ड्स भी बड़े अजीबोगरीब तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है ना। कुछ लिखते कुछ और है, प्रोनाउंस कुछ और करते हैं। कई बार लिखते इतना ज्यादा है और प्रोनाउंस इतना सही करते हैं, बाकी को साइलेंट कर देते हैं। बताओ क्या तरीका? अगर साइलेंट ही करना है तो लिखने में भी साइलेंट ही कर दिया होता, लिखते ही नहीं। बट चलो एनीवे, यू कांट चेंज कल्चर्स। ठीक है ना। तो इट्स अ लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ राइटिंग lot of things and pronouncing only a fraction of it, so you can't change that, है ना। by the way, what was the formula was that कि अगर मान लो कोई कर्व्ड वायर है, आई मीन वायर स्ट्रेट भी हो सकता है, मैं तो एक जनरल बात कर रहा हूँ, और मान लो अगर उस पर करंट आई है, तो उसके आसपास देखा जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अच्छा, इस पे ऑर्स्टेड ने एक्सपेरिमेंट्स किए थे। उन्होंने क्या किया, एक कार्डबोर्ड लिए और एक होल बनाया और करंट कैरिंग वायर को पास, और उन्होंने क्या किया, इस पे आयरन फीलिंग्स रख, आयरन डस्ट काइंड ऑफ। जैसे ही करंट पास किया तो देखा गया कि वो जो आयरन फीलिंग्स है वो ऐसे अरेंज, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर सर्कुलर अराउंड द वायर। इतना तो ओर्स्टेड को पता चल गया, और ये भी पता चल गया था ये करंट पे डिपेंड करता है। करंट बढ़ाने से देखा गया कि इनके कंजेशन और डेंसिटी बढ़ गया, यानी मैग्नेटिक फील्ड और ज्यादा स्ट्रांग हो गया। So there were some preliminary conclusions that he did, but he could never really fathom how to give a formula which will give the direction of magnetic field also. That's how it failed. Excuse me. Arnav has written something, and that is one English literature book में लिखा है French is the most logical language. Okay. I think देखो, इंग्लिश खुद लॉजिकल नहीं है, और इंग्लिश बुक में स्टेटमेंट है कि फ्रेंच लॉजिकल, तो therefore now connect the two things. ठीक है ना, कि इंग्लिश खुद लॉजिकल उतना नहीं है, और एक इंग्लिश बुक में लिखा है कि फ्रेंच लॉजिकल है, तो therefore I think now I hope you will connect that two and draw your own conclusions. देखो, सबसे साइंटिफिक लैंग्वेज तो संस्कृत, ठीक है ना, and that is a fact which is accepted by everybody. और you know उसके ग्रामर एटसेट्रा इज वेरी वेरी कोडिफाइड। टफ और इजी एक अलग चीज होता है, ये नहीं होता कोडिफिकेशन। तो कोडिफिकेशन के हिसाब से अगर चलोगे तो संस्कृत इज द मोस्ट साइंटिफिकली डिजाइन्ड लैंग्वेज, बट हाँ इट्स अ टफ लैंग्वेज। इट वाज नेवर रियली यूज्ड इन कॉमन लाइफ, तो इसलिए ऐसे नहीं कि मैं कोई संस्कृत का वोटर ही हूँ, बट यस साइंटिफिकली स्पीकिंग, लॉजिकली स्पीकिंग, इट इज द मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड एंड द मोस्ट स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज, ठीक है ना, एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट इज साइंटिफिक, ठीक है। चलो एनीवे लेट्स मूव ऑन। इस करंट कैरिंग वायर के वजह से उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो ये ओर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट था। तो यहाँ पे सपोज मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकाल, ये पॉइंट, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, वो क्या होगा ना, इट विल बी बिकॉज ऑफ द स्मॉल स्मॉल कंट्रीब्यूशंस ऑफ स्मॉल सेक्शंस ऑफ द वायर। यानी वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो बनेगा स्मॉल स्मॉल कंट्रीब्यूशंस
of small sections of the wire. So let us take a very small section, suppose TN. जैसे गॉस में हमने एरिया को वेक्टर बनाया था, ऐसे हमने इसमें लेंथ को वेक्टर बना रहे हैं. तो लाइक DL is basically length vector. ठीक है, तो DL वेक्टर is basically what ना, length vector. तो इसका मतलब क्या हुआ? Okay, Ariante said कि Latin is most logical language according to Google. Okay, so variety of answers, huh? I don't know. I don't think Latin will be the most scientific language. The reason being that, I mean, I have told you, अगर याद करके देखो क्लास 11th में जब हमने साउंड चैप्टर पढ़ा था कि कैसे फोनेटिकली पूरा संस्कृत के अल्फाबेट्स अरेंज किया, बट एनीवे दैट्स लाइक गोइंग टू अ डिफरेंट डिबेट. ठीक है ना, सो लेट्स नॉट गो इनटू दैट. तो इस डीएल वेक्टर के वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन. तो दिस इज योर आर वेक्टर. इसका मतलब क्या हुआ, ये जो करंट कैरिंग वायर है, इसके छोटे छोटे पोर्शंस की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएशन होगा. तो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन यानी समेशन, यानी जो डीबी होगा छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज गिवन बाय म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर बाय mod r cube. Now that is what is called as Biot-Savart's law, dB का वैल्यू. अब ये वेक्टर फॉर्म में आ गया, देखो dl क्रॉस r by this, यानी जो डायरेक्शन होगा वो dl वेक्टर और r वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट से, ठीक है ना. सो द डायरेक्शन will be obtained by cross product of dl vector and r vector. That's how we will be able to get the direction. ठीक है, चलो तो let's move on now. ये काम करते हैं, एक स्ट्रेट वायर के वजह से क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका कंट्रीब्यूशन निकालते हैं, है ना. तो now we will talk about magnetic field due to a straight wire. So B due to a straight wire, straight current carrying wire obviously. तो हम कैसे निकालेंगे ना, देखो ये अगर मान लो वायर है और मान लो यहाँ पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना, which is suppose at a distance of r, which is at a perpendicular distance of r from the wire. तो ये वायर का करंट हो गया I, है ना. तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा सेक्शन लेता हूँ, that is at a distance of y and of length dy. तो इस dy की वजह से मुझे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन निकालना, तो क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे इसको. ये हो गया मेरा आर वेक्टर और लेट्स कॉल दिस सपोज थीटा. ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल बोलते क्या, dy इनटू आर इनटू साइन थीटा, क्योंकि डीएल क्रॉस आर मतलब डी साइन थीटा, साइन थीटा मतलब ये वाला थीटा हो और हमने इसको थीटा लिया, तो यानी साइन 90 माइनस थीटा, यानी बेसिकली कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब. या ये हो गया छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड कंट्रीब्यूशन ड्यू टू दिस स्मॉल सेक्शन ऑफ द वायर dy. तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा ना, मैं एक काम करता हूं, इसके एक्सट्रीमिटीज को ज्वाइन करता हूं. इसका एंगल है सपोज अल्फा और इसका एंगल है सपोज बीटा. तो मैं एक काम करता हूं, मैं पहले लोअर पोर्शन का कंट्रीब्यूशन निकालूं, है ना. आई थिंक दैट विल मेक सेंस. तो थीटा का वैल्यू जो है 0 से लेके अल्फा तक मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, ये हो जाएगा 0 से लेके अल्फा तक इंटीग्रेशन. ये लेकिन थीटा का लिमिट्स. बट प्रॉब्लम पता क्या है कि हमने तो फंक्शन y का बनाया. प्रॉब्लम ये है कि हमने तो फंक्शन y का बनाया, dy है ना, ये तो y का फंक्शन है, इसलिए अभी इस वक्त लिमिट्स नहीं पुट करता हूं, थोड़ी देर बाद लिमिट पुट करूंगा, बिकॉज़ आई एम गोइंग टू ट्रांसफॉर्म दिस y. कैसे पुट करूंगा, चलो देखो y क्या होता है, इज इट इक्वल टू r sin थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा, है ना, सॉरी r tan थीटा.
अच्छा अब इसमें ना एक छोटा सा दिक्कत हो रखा है, वो है ये आर वेक्टर है तो ये मैं कैपिटल आर कर देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन होगा, यहाँ पे स्मॉल आर भी है, ये भी स्मॉल आर होगा तो है ना दिक्कत, जो कैपिटल आर कर, यानी y इज इक्वल टू r tan थीटा, है ना, y इज इक्वल टू r tan, तो देयरफॉर dy को रिप्लेस करूंगा r sec स्क्वायर थीटा d थीटा, रिप्लेस करो, तो इज इक्वल टू म्यू नॉट i बाय 4 पाई, और dy को लिखूंगा r sec स्क्वायर थीटा d थीटा, r sec स्क्वायर थीटा d थीटा इनटू cos थीटा बाय स्मॉल r। अब स्मॉल r क्या है देखो जरा, तो स्मॉल r कितना है, कैपिटल R बाय स्मॉल r इज इक्वल टू cos थीटा, है ना भाई, और ये जो स्मॉल r है इसको कैंसिल कर लो, ये हो गया स्क्वायर, तो स्मॉल r स्क्वायर क्या होगा, r स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा, यानी r स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा। ओके, सक्षम सेट के नीचे तो r वेक्टर के मॉड का क्यूब लेना चाहिए ना, हाँ तो वो तो मॉड ले ही लिया मैंने, मतलब देखो स्मॉल r का क्यूब ही लिया सर वो पहले वो दोनों स्मॉल आर लिखे थे उसकी वजह से विद द कंफ्यूजन मैग्नीट्यूड हो गई। हाँ, तो वो पहले दोनों स्मॉल आर थे ना, तो उसकी वजह से बस कंफ्यूजन हो गई थी। अच्छा अच्छा ठीक है समझ गया, वो इसलिए मैंने चेंज भी किया कि नहीं तो दिक्कत होता, इसलिए मैंने बाद में चेंज किया, मुझे भी लगा कि ये तो कंफ्यूजन होता है। अब हो गया, तो यानी sec स्क्वायर थीटा तो कैंसिल हो गया, एक r भी कैंसिल हो गया, तो यानी ये बन गया इक्वल टू म्यू नॉट i बाय 4 पाई r और cos थीटा d, और अब हम लिमिट पुट करेंगे 0 टू बीटा, सॉरी 0 टू अल्फा, यानी मैग्नेटिक फील्ड कंट्रीब्यूशन जो लोअर पार्ट ऑफ द वायर का वैसे हो रहा है वो इतना आ रहा है, और थीटा का लिमिट्स क्या आएगा ना 0 टू अल्फा। अब cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है sin थीटा, तो देयरफॉर b का जो कंट्रीब्यूशन आएगा वो आएगा म्यू नॉट i बाय 4 पाई r इनटू sin थीटा, और sin थीटा के बाद 0 टू अल्फा लिमिट पुट करो तो sin अल्फा, ये हो गया लोअर पार्ट का कंट्रीब्यूशन। तो अपर पार्ट का क्या है, यानी अपर पार्ट का आ जाएगा म्यू नॉट i बाय, यानी b फिर टोटल कितना आ गया, चलो फाइनली लिखिए, ये हो गया ड्यू टू द लोअर पार्ट ऑफ द वायर, ऐसे अपर पार्ट वाले में 0 टू बीटा कर लेंगे, है ना, तो दैट विल गिव द आंसर। सो देयरफॉर व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम पूरा गोइंग टू ऐड, माइनस अल्फा से बीटा, हां बेटा सर पूरा माइनस अल्फा से बीटा। वही बात, माइनस अल्फा टू बीटा ही करना था, तो बात एक ही है, ठीक है ना, तो देयरफॉर यू विल गेट इज व्हाट म्यू नॉट i बाय 4 पाई r इनटू sin अल्फा प्लस sin बीटा, देख लो अच्छे से, ये आ गया इसका मैग्नीट्यूड। नाउ व्हाट डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन पहली बात तो क्रॉस प्रोडक्ट से आ रहा है, दैट्स वन पार्ट। द सेकंड पार्ट इज दैट डायरेक्शन निकालने का एक तरीका भी है, दैट इज अगर मान लो एक स्ट्रेट वायर देखते हो तो वायर के अलोंग रखो थंब, अगर करंट ऐसे है तो थंब ऐसे रखो, और इसका जो सर्कुलेशन है ना ये, दैट इज गोइंग टू गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। देयरफॉर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलेगा ना, अगर ये वायर होगा, ये देखो यहाँ पे होगा क्रॉस, यहाँ पे हो जाएगा डॉट, ये हो गया क्रॉस, और यहाँ पे हो गया डॉट, दिस इज द डायरेक्शन, बट अलग अलग ओरिएंटेशन अलग होगा ऑब्वियसली, तो ये ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, so like it will circulate like this and so on, so therefore there will be circular magnetic lines of force, so therefore in this case there will be circular magnetic lines of force, ठीक है ना, तो यानी इसके अराउंड सर्कल्स हो, अब सर्कल का डायरेक्शन ही देखो ऐसे और ऐसे, ये बाहर की तरफ हो गया और ये देखो अंदर, सिंपल है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। So that's how we can find out the magnetic field due to a straight wire finite, बट इस फाइनाइट को मैं अब इनफाइनाइट भी बना सकता हूँ, कैसे, अगर मान लो वायर को इनफाइनाइट बनाना है तो ड्यू टू इनफाइनाइट वायर क्या हो जाएगा, पुट अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू क्या 90 डिग्री, तो अगर इनफाइनाइट वायर करोगे तो क्या होगा ना, अल्फा और बीटा का वैल्यू बढ़ता जा रहा है, बढ़ते बढ़ते इंफिनिटी जब चले जाएंगे तो अल्फा भी 90 डिग्री ऊपर वाला
और नीचे वाला भी 90 डिग्री, तो है ना, पीसी फॉर्मूला पुट कर लो तो क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर बी विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। ये हो गया इनफाइनाइट वायर। सिमिलरली सेमी इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर का मतलब क्या होता है, सेमी इनफाइनाइट वायर का मतलब ऐसे होता है, ये वायर है मान लो यहां तक, इधर इंफिनिटी तक, यानी ये पूरा इंफिनिटी जा रहा है और यहाँ पे डेड है, यानी यहाँ पे अगर तुमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है विद द डिस्टेंस आर, दिस विल बी कॉल्ड एज अ सेमी इनफाइनाइट वायर। सेमी इनफाइनाइट वायर में क्या होगा, अल्फा और बीटा में से एक 90 डिग्री एक 0 डिग्री, है ना, यानी अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री, बीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, और अल्फा इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों में से एक होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया अपने, अब B therefore is equal to mu naught I by 4 pi r। तो सिंपल चीज है, इनफाइनाइट वायर में mu naught I by 2 pi r और सेमी इनफाइनाइट वायर में हो गया mu naught I by 4 pi r, दैट्स व्हाट। और फाइनाइट वायर को तो बता ही दिया, mu naught I by 4 pi r into sin अल्फा प्लस sin बीटा, वेयर sin अल्फा sin बीटा कैसे निकलेगा ना, परपेंडिकुलर के साथ जो हमने वो ड्रॉ किया एक्सट्रीमिटीज तक उनके बीच का एंगल, है ना, सिंपल है। नाउ दैट वाज फॉर अ स्ट्रेट वायर, ठीक है। तो अब मैं देखता हूं फॉर अ सर्कुलर वायर, फॉर अ, तो यानी पहला था स्ट्रेट वायर, दैट इज ओवर। अब हम देखते हैं सेकेंड एंड दैट इज अ सर्कुलर वायर। अब जरा देखो, सपोज अगर ये सर्कल है और यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है, यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं छोटे छोटे सेक्शंस ले लूं, लेट्स से दिस इज वन स्मॉल सेक्शन डीएल वेक्टर, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ऐसे करके एक एंगल ले लेता हूँ और ऐसे करके भी ले लेता हूँ, और मान लो इसका जो एंगल है दैट इज सपोज डी थीटा, ये जो छोटे से सेक्शन है इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ पे वो कितना होगा, है ना, तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, है ना, इनटू छोटे सेक्शन है, या तो एक काम करो सिंपल डायरेक्ट बायोट-सावर्ट्स लॉ लगाया जाए, चलो डायरेक्ट बायोट-सावर्ट्स लॉ लगाओ, इससे तो हम फाइनाइट वायर का कंक्लूजन लगा रहे हैं, हम डायरेक्ट बायोट-सावर्ट्स लॉ, तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डीएल, डीएल क्या है, आर डी थीटा क्रॉस आर, आर मतलब क्या, वायर से लेके पॉइंट तक वो तो परपेंडिकुलर है, ये देखो आर हो गया और ये डीएल इनटू आर इनटू sin 90 बाय आर क्यूब, देखो तो क्या आ रहा है, आर स्क्वायर आर क्यूब, तो एक आर आ गया, यानी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर इनटू डी थीटा का इंटीग्रेशन, तो टोटल का इंटीग्रेशन कर लो, तो दैट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द एंटायर सर्कुलर वायर एट द सेंटर, है ना, तो कितना आ गया डी थीटा, डी थीटा का इंटीग्रेशन करोगे, डी थीटा आज का ऐड करोगे तो पूरा सर्कल यानी 2 पाई, so that will be equal to mu naught I by 4 pi r into 2 pi, तो 2 pi कैंसिल हो जाएगा, यानी इक्वल टू mu naught I by 2r, यानी सर्कुलर वायर के बी एट सेंटर ऑफ वायर वो आ गया mu naught I by 2r, दैट इज आंसर। क्रिश हैज आस्क्ड कि इस फार्मूला को प्रूव नहीं करेंगे क्या, आई डोंट नो वेदर यू आर टॉकिंग अबाउट बायोट-सावर्ट्स लॉ, बायोट-सावर्ट्स लॉ तो देखो फिजिक्स के लॉज का तो कोई प्रूफ नहीं होता है, फिजिक्स के लॉज तो ऑब्जर्वेशन से आता है, एक्सपेरिमेंट से आता है, उनका कोई प्रूफ नहीं होता, पर हाँ उसके एप्लीकेशंस के प्रूफ होता है, जैसे बायोट-सावर्ट्स लॉ का कोई प्रूफ नहीं है, वो तो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व कर करके फाइनली रिजल्ट आया, पर बायोट-सावर्ट्स लॉ यूज करके मैं सर्कुलर वायर पे यूज कर रहा हूँ, तो उसका देखो मैं प्रूव कर, लेकिन प्रूव करने का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा बायोट-सावर्ट्स,
अभी फाइनाइट वायर का क्या, इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट सब हमने किया अभी थोड़ी देर पहले। उसमें भी हमने क्या किया, स्टार्टिंग पॉइंट वायर सवर्स लॉ, फिर हमने उसको यूज कर करके फाइनाइट वायर का निकाला, फिर फाइनाइट वायर से कंक्लूड किया इनफाइनाइट और सेमी इनफाइनाइट। तो सेम फॉर सर्कुलर वायर। तो बायोट सवर्स लॉ का प्रूफ नहीं है, लेकिन बायोट सवर्स लॉ यूज करके सर्कुलर वायर के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड, उसका प्रूफ, तो वो मैंने कर दिया। कितना आ गया, μ0I/2r। अब आ जाओ डायरेक्शन। डायरेक्शन निकालने का सर्कुलर वायर में एक तरीका क्या है कि ओरिएंट द 4 फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो थंब तुमको मैग्नेटिक फील्ड दे। तो जैसे अगर करंट मान लो यहाँ पे ऐसे है, एंटी क्लॉकवाइज ले लिया, क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, यानी मैग्नेटिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू द सर्कल एंड लाइक दिस, यानी आउट ऑफ द बोर्ड। दैट इज व्हाट द केस। So therefore magnetic field कितना आ गया ना, μ0I/2r, that is at the center of the circle। और पता है कई बार क्या होगा, पूरा सर्कल नहीं रहेगा, ठीक, पार्ट सर्कल, यानी आर का अगर होगा तो क्या होगा, अगर आर्क होगा फाई ले लो, चलो फाई एंगल का आर्क में, थीटा भी ले सकते, तो क्या होगा ना, ये जो मैंने 0 टू, ये डी थीटा का जो 0 to 2π लिमिट्स था, ठीक है ना, वो अब चेंज करके 0 to फाई कर देंगे, थीटा कर देंगे। ये आर हो गया, ये आई हो गया, तो ये हो जाएगा, यानी सब कुछ सेम रहेगा। 0 to 2π के जगह हम कर देंगे 0 to थीटा, तो क्या चेंज आएगा, 2π के जगह थीटा, यानी बी एट द सेंटर ड्यू टू आर कितना होगा, μ0I थीटा या फाई बाय 4π r। एक्चुअली पता ये क्या है, एक्चुअली ये है μ0I बाय 2r, यानी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कल का फ्रैक्शन। ठीक है, देख लो जस्ट उसका फ्रैक्शन, तो μ0I/2r इंटू फाई बाय 2π, यानी पूरे सर्कल का 2π होता है और फाई मतलब उसका एंगल है, तो एंगल का फ्रैक्शन, तो पूरे सर्कल का ये इंटू एंगल का फ्रैक्शन। देखो दैट्स इट, सिंपल है ना। चलो अब मैं क्वेश्चन दूंगा, और वो है फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड। ये सर्कल है, ये एक्सिस पे एक्स डिस्टेंस दूर एक पॉइंट। अब हम इसको शेडेड और वो क्यों बना रहे पता है, क्योंकि मैं ये मीन कर रहा हूँ ये जो वायर है ना, ये टेबल का या बोर्ड का ऐसे आधा है और बाकी आधा अंदर से आ रहा है, तो वो डॉटेड वाला, ठीक है ना। तो ये करंट आधा अंदर से आ रहा है, तो ये डिस्टेंस x है और ये रेडियस r है, ठीक है। यानी अब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ रिंग करंट। चलो गो अहेड, फाइंड आउट द आंसर। चलो लेट मी स्टार्ट। Jasraj has given the answer as μ0 r square by 2 into r square plus x square to the power 3/2। अंश के थोड़ा सा अलग है, μ0 I r x p r, नहीं न्यूमरेटर में x नहीं आएगा, ठीक है। I think Jasraj is correct. Aryan has also given x to the power 4, x by 4, ना 4 नहीं आएगा, 2 ही आएगा, ठीक है ना। चलो लेट मी स्टार्ट, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ना 3D वाला पार्ट भी है, तो इसलिए कई बार थोड़ा सा विजुअलाइज करने में दिक्कत आता है। चलो एनीवे लेट मी स्टार्ट नाउ।
and that is देखो एक काम करते हैं, देखो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक डीएल सेक्शन लेता हूँ और यहाँ पे भी एक डीएल सेक्शन। तो ये जो डीएल होगा, डीएल 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 ऐसे, तो ये जो डीएल होगा यहाँ का छोटा सेक्शन, उसका डीएल क्या है, ये है आउट ऑफ द बोर्ड, और ये है आर। थोड़ा सा इस चीज विजुलाइज करो, डीएल बाहर की तरफ, आर वेक्टर ऐसे, तो यानी डीएल क्रॉस आर ऐसे हो, यानी ये हो गया डीबी। तो अगर मान लो ये थीटा है सपोज, तो ये 90 होगा, ऑब्वियसली फिर ये 90 माइनस थीटा होगा, है ना, तो ध्यान रखना है। तो उस डीबी का एक कंपोनेंट इधर है, दैट इज cos 90 माइनस थीटा, और एक इधर हो गया यानी sin 90 माइनस थीटा। तो दैट विल डू एज एक कंपोनेंट इधर हो गया, एक कंपोनेंट इधर, ठीक है। अब आ जाओ इधर वाले डीएल, तो एक डीएल ऐसे हुआ, तो डीएल 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 ऐसे, एक डीएल जो अंदर की तरफ जा रहा है यहाँ पे, ये डीएल अंदर की तरफ जा रहा है, इसका क्या होगा, डीएल क्रॉस आर, क्योंकि इसका आर ऐसे है, तो डीएल क्रॉस आर, ये देखो यानी ऐसे हुआ, यानी इस तरीके, ठीक है, ये डीबी है। तो अगेन एज यूजुअल डीबी cos 90 माइनस थीटा और डीबी sin 90 माइनस थीटा। तो अब देखो ये तो कैंसिल, यानी बचेगा सिर्फ यही वाला, कौन सा, डीबी cos 90 माइनस थीटा, है ना, यानी sin थीटा। चलो, यानी डीबी sin थीटा इज व्हाट सर्वाइव्स फाइनली, इतना पता चल गया। तो अब बताओ डीबी sin थीटा का सर्वाइव कर रहा है, तो डीबी है कितना, वो लिख लेते हैं, यानी म्यू नॉट आई बाय 4 पाई इंटू डीएल इंटू आर इंटू साइन थीटा होता है, पर इस बार क्या है ना, देखो डीएल इज आउट एंड dr is on the plane, sorry, and r is on the plane of the board, तो dl z वेक्टर है और ये बोर्ड प्लेन है, यानी क्या हो गया 90 डिग्री, तो यानी अपॉन आर क्यूब, ये आर, दैट्स हाउ इट इज व्हाट इनटू sin थीटा। अच्छा sin थीटा यहाँ पे कांस्टेंट है, ध्यान रखना, ये sin थीटा इंटीग्रेबल नहीं है, ये sin थीटा इज द sin व्हिच इज ऑलवेज अ कांस्टेंट, क्योंकि ये तो अगर तुम सर्कल बनाओगे और इसको ऐसे बनाओगे तो ये एक्चुअली सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन, क्योंकि ये तो सर्कल है ना और ये वर्टेक्स है, तो एक कोन टाइप का बनता है, तो उसका सेमी वर्टिकल एंगल यानी फिक्स्ड है। तो अब जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो इसका इंटीग्रेशन बनेगा, तो इंटीग्रेशन किस चीज का हो रहा है, आर तो कांस्टेंट है, सिर्फ डीएल का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो डीएल का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, है ना, तो डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा ना, डीएल 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 करके इंटीग्रेशन करो तो क्या आएगा, पूरा सर्कल, यानी 2 पाई आर, यानी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई, ये तो अलग है, डीएल का इंटीग्रेशन हो गया 2 पाई आर, आर और आर स्क्वायर कैंसिल हो गया तो बाई आर स्क्वायर, साइन 90 तो 1 है, और साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा इज आर अपॉन स्मॉल आर, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का एंटायर फॉर्मूला। अब चेक कर, यानी इक्वल टू 2 पाई कैंसिल होके 2 बन गया, यानी म्यू नॉट आई इनटू आर और आर स्क्वायर बाय 2 स्मॉल आर क्यूब। अब ये स्मॉल आर कैसे है, the smaller square is actually equal to capital R square by x square, ये small r cube है, यानी capital R square plus x square, ये आंसर है, ये आंसर, यानी मैग्नेटिक फील्ड क्या आ गया, the mu naught I capital R square by 2 into capital R square plus x square to the power 3 by 2। अब देख लो, ठीक है।
अच्छा इनफैक्ट देखो पता है इसका एक और चीज भी है, अगर मैं इस x को 0 कर दूं, तो अगर मैं x को 0 करता हूं दैट मींस व्हाट, आई एम गोइंग टुवर्ड्स द सेंटर, देन इस सेंटर में क्या होगा, सर्कल का आंसर आना चाहिए, चेक। तो अगर मैं x को 0 करता हूं तो r स्क्वायर टू द पावर 3/2 ये तो खत्म हो गया, तो r क्यूब r स्क्वायर बाय r क्या r हो गया, r स्क्वायर बाय r क्यूब क्या r हो गया, तो म्यू नॉट i बाय 2r आ गया सेंटर वाला, ठीक है ना। तो देयरफॉर दिस वन ओनली एट x equal to 0 you get magnetic field at the center which is equal to mu naught I by 2r। देखो इस एक्सप्रेशन से तो आ रहा है ना, mu naught I by 2r तो आ रहा है एक्सप्रेशन है या नहीं, that's all। So therefore you will be now able to get b at an axial point of the ring from this formula। अब चेक कर लो, ओके, तो एक्सियल पॉइंट ऑफ द रिंग का आ गया। अब मैं एक काम करता हूं, मैं इस पे थोड़ा सा क्वेश्चन दे देता हूं, so that will help you in understanding it। बल्कि मैं दो क्वेश्चन देना चाहूंगा। पहला क्वेश्चन देखो, सपोज मेरे पास एक स्पाइरल है, ये स्पाइरल है इस तरीके, ठीक है, with m being a very large number of turns। वैसे you know what, इसको देख के मुझे एक वो याद आ गया, that is called as a कश्मीरी जलेबी। अब तुम लोग कश्मीरी जलेबी कैसे, I don't know how many of you have been to Pahalgaon in Kashmir। There is a place in Kashmir called as Pahalgaon। वहां पे एक स्पेशल जलेबी बनता है, ठीक है ना, और इसलिए उसका नाम हो जाता है स्पेशल की कश्मीरी जलेबी। अब उसमें स्पेशलिटी क्या समझो, जैसे साउथ इंडिया में अगर तुम बस तो दिल्ली में भी शायद मिलता ही होगा, आई डोंट नो, मैंने कभी ट्राई नहीं किया, पर साउथ इंडिया में देखना अगर जाओगे तो उसमें ना एक डोसा खिलाते हैं, उसको वो लोग बोलते हैं फैमिली डोसा। तो वो क्या करते हैं, केले का पत्ते में, जैसे बड़ा सा केले का पत्ता नहीं होता, उसमें बड़ा सा एक डोसा रख देता है, उसके अंदर मसाला वसाला स्टफिंग वफिंग जो भी होता है, प्लस अलग से कटोरियों में वो सब। अब उसमें क्या होगा ना, एक टेबल पे पूरा रखेंगे और पूरा परिवार बैठेंगे उस टेबल के, और पूरा डोसा ऐसे लगा देंगे उसके ऊपर, केले के पत्ते के ऊपर बड़ा सा होता है, तो सब लोग अपने अपने हिस्से से थोड़ा थोड़ा लेते रहेंगे, तो अलग अलग कॉर्नर से स्टार्ट हो जाएगा and it will be over sooner। So that's what the concept of family dosa is। तो ये जो है ना, ये वाला है फैमिली जलेबी। अब फैमिली जलेबी इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने तो गया हूँ, तो मैंने एक बार देखा था, एक ही बार गए तो एक ही बार देखा ऑब्वियसली। उसमें क्या होता है कि ये जो जलेबी बनता है, कैसे बनता है बताता हूँ मैं। जैसे नॉर्मली होता है कपड़े के अंदर वो एक छोटा सा होल बना के वो सब करके, पर जनरली अगर तुम दिल्ली में जलेबी खरीदो, फरीदाबाद में खरीदो, तो कैसे होता है ना, वो देखना ऐसे करके यूं यूं करते हैं तो छोटा एक जलेबी, फिर यूं यूं करते हैं तो एक और जलेबी, फिर यूं यूं करते हैं तो एक और जलेबी एंड सो ऑन। पर ये वाला ऐसे नहीं है, ये वाले में क्या करते हैं, ऐसे स्टार्ट करते हैं यूं यूं यूं, एक ही कंटिन्यूअसली चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है, और दबाते रहते हैं और निकलता रहता है। तो ये ऐसे करके पूरा बड़ा सा जो कढ़ाई होता है ना, उसमें एक सिंगल जलेबी बनता है पूरा, और वो जनरली बेचते भी सिंगल टुकड़े में ही है। एक जलेबी समथिंग आई डोंट नो कितना प्राइस, अब तो छोटा था। अब उसका जो मेन आर्ट है, एक तो बनाने वाला चीज है, फिर है उसको उठाना, इज वेरी डेलिकेट, क्योंकि क्रम्पल टाइप का होता है, तो ज्यादा जल्दी से उठाओगे तो टूट जाएगा, तो बड़े आराम से प्यार से उठाया जाता है, और फिर चाशनी में डालते हैं, वो भी उतना ही बड़ा सा कढ़ाई होता है, फिर हल्का सा दबाते हैं सो दैट वो मीठापन अंदर जाए, एंड देन इट इज अगेन लिफ्टेड अप एंड पुट इन ए बिग थाली। उसके पास बड़े बड़े थाली भी होते हैं, और उस पर रख, और पूरा परिवार बैठो उसके अराउंड खाओ। तो फैमिली जलेबी, तो दैट्स ये इस फिगर को देख के याद आ गया। चलो खैर, एनीवे, तो मान लो इसका रेडियस, इनर रेडियस है a और आउटर रेडियस है b, ठीक है, 10 टर्न्स है, और मान लो मैग्नेटिक मतलब करंट है I। तो इट्स बेसिकली अ स्पाइरल, ठीक है ना, इट्स बेसिकली अ स्पाइरल। फैमिली जलेबी तो कहने की बात है, बट एक्चुअली क्या है ना, इट्स अ स्पाइरल।
उस स्पाइरल में दो चीजें मैं पूछ रहा हूं। नंबर वन इज दैट what will be the magnetic field at the center? So find out B at center. चलो go ahead. आर्यन से लेकिन स्कूल में तो लंच में तो सबके साथ खाते हैं क्रिश. So these are ironical things and contradictions in our lives, है ना, कि घर में एक टाइप का वैल्यू सिस्टम होता है और बाहर कुछ और हो जाता है. These are all part of life. कि हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कल इज म्यू नॉट I by 2r. तो मैं एक काम करता हूं, मैं x डिस्टेंस दूर एक छोटा सा ऐसे सेक्शन लेता हूं. वो पूरा ऑल थ्रू होगा सेक्शन, ऐसे करके, ठीक है ना, ऐसे करके एक छोटा सा सेक्शन लेता हूं which is of let's say thickness dx. अब मैं इसका लॉजिक क्या बताता हूं कि देखो n टर्न्स है बिटवीन a एंड b, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट डिस्टेंस क्या होगा, n by b minus a. और वो dx लेंथ के थ्रू कितना जाएगा, वो जो छोटा सा dx पार्ट लिया है मैंने, ये वाला पार्ट, उसमें कितने टर्न्स जाएंगे इनटू dx. नाउ यू माइट से नंबर ऑफ टर्न्स पे मुझे क्यों इंटरेस्ट लेना है, क्योंकि जरा सोचो, अगर एक पॉइंट पे एक वायर है और एक सर्कल है, उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट I by 2r. पर अगर वहीं पे 5-6 वायर्स है तो इंटू 5 या इंटू 6 करेंगे ना. तो हमने एक छोटा सा सेक्शन लिया dx, उसके x रेडियस के सर्कल के कॉरेस्पॉन्डिंग, और उस dx के थ्रू कितने टर्न्स जा रहे हैं ना, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू dx, इससे नंबर ऑफ टर्न्स आ. और वो जो सर्कल है उसका रेडियस है x, तो देयरफॉर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो बनेगा म्यू नॉट I by 2x. सर्कल का तो ये बनता है ना म्यू नॉट I by 2r, यानी म्यू नॉट I by 2x. हो गया. अब मुझे टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन. तो देयरफॉर ये हो जाएगा a से लेके b तक, है ना. We have to start with the radius of x and then slowly progress like this and end at what, radius b. I will start with the radius a and end with the radius b. Then in limits पे आ गया a से लेके b, यानी आ गया n by b minus a, और ये म्यू नॉट I तो खैर कॉमन जाएगा, n म्यू नॉट I, और dx by, एक्चुअली इंटीग्रेशन यहाँ लगाएंगे, मैंने गलती से यहाँ लगा दिया, ठीक है ना, ये हो. तो n by b minus a into म्यू नॉट I तो बाहर निकाल दो, और एक 2 भी बाहर आ गया, और आ गया dx by x, a से लेके b, यानी म्यू नॉट ni ln b by a upon 2 into b minus a. ठीक है, ठीक है. फाइनली देव का एक आंसर आया, ठीक है, वी गॉट ओनली वन. चलो कोई बात नहीं, समझ गया. अच्छा, मैं इसके ऊपर एक और क्वेश्चन भी दे सकता हूं, दैट इज, सपोज मैं एक काम करता हूं, इसके ऊपर एक उल्टा कर दो. अब उल्टा कर दो, अब इसके खुद का मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकाल. अब सपोज इसके ऊपर एक मैग्नेटिक फील्ड डाल दिया which is b along the x axis. तो ऐसे केस में, ठीक है ना, ऐसे केस में what will be the torque? Find out the torque. Similar question, वही सेम स्पाइरल वाला ही है, नंबर ऑफ टर्न्स है, I करंट है, इनर रेडियस a है, आउटर रेडियस b है. to find out the torque acting on this. ठीक है, so to find out the torque acting on this coil. ये वाला coil.
सेम स्पाइरल, ये तो मैग्नेटिक फील्ड का आ गया इंटीग्रेशन करके। Okay. Now there is a question and that is from एक तो अरियंत ने आंसर भी दिया एक and that is अच्छा नहीं बाद में बोले कि मिस्टेक है। सेक्शन में लास्ट कि इट्स नॉट कंटिन्यूअस, तो हम स्पाइरल को इंटीग्रेट कैसे कर सकते हैं? तो देखो you are right, but you know what has happened is that if you have noted I have written, तो खैर मिटा दिया, is that n is very large. The n is very large का मतलब वो कोई एकदम बिल्कुल congested है, बिल्कुल congested है, and that's why we are solving by integration. अगर ये खाली खाली स्पाइरल होगा तो इंटीग्रेशन का रिजल्ट करेक्ट नहीं आएगा, बिल्कुल सही बात। पर अगर बहुत डेंस टर्न्स होता है then you know the integration result will be close to the practical result. Okay, Jasraj has seems to be given the correct answer हमें, तो पहले मैं उसी पे दोबारा आ जाता हूँ, इस that इसको म्यू निकालना यानी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालना, तो वो ni है, n बोलते क्या ना, n by b minus a into dx into I into a मतलब pi x square, मैं x रेडियस की बात कर रहा हूँ, वही सेम। तो ये आ गया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द स्मॉल सेक्शन, तो टोटल के लिए क्या होगा, a से लेकर b तक, तो दिस इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। n by b minus a into dx into I into pi x square का इंटीग्रेशन, तो क्या रिजल्ट आ रहा है, n I pi by b minus a, n I pi by b minus a into x square dx a से लेकर b, देख लो। ठीक है, नाउ Aryan and Jasraj have all given the correct answers. तो x स्क्वायर का क्या होगा, x क्यूब by 3 यानी b क्यूब minus a क्यूब by 3, तो यानी n I pi b क्यूब minus a क्यूब by 3 into b minus a, तो वो b minus a तो कैंसिल हो जाएगा, तो यानी ये बन जाएगा इक्वल टू n I pi, now this is मैग्नेटिक मोमेंट माइंड, into b स्क्वायर प्लस ab प्लस a स्क्वायर अपॉन 3, ये हो गया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और जो टॉर्क होता है वो क्या होगा, m into b, तो b तो दिया हुआ है ऑलरेडी, तो बस इसको मल्टीप्लाई कर लो, n I pi p by 3 into a square plus ab plus b square। अच्छा अब आ जाओ लास्ट में डायरेक्शन, डायरेक्शन कैसे निकालोगे, तो देखो ये है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर, ये बाहर की तरफ आ जाए, तो दिस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर, और ये b है तो m क्रॉस b, यानी इस बार जो टॉर्क आ रहा है वो आ रहा है j क्या, ठीक है। तो करंट देखो, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर ये आ गया k क्या, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, तो m क्रॉस b ऊपर की तरफ j क्या, यानी ये हो गया टाउ वेक्टर हो जाएगा इक्वल टू j। ठीक है, जैसा बोलो। नहीं, अच्छा, so that was about your magnetic field, that was about the magnetic field due to a spiral and also torque experienced by a spiral when it is placed in a magnet. So two things, I mean, both the things, but हाँ, as the thing was rightly pointed out, ये spiral का number of turns very large होना चाहिए, number of turns अगर very large होगा तो ही तुम इसको solve करके value निकालो, ठीक है, that's the point। चलो, so let's move on now। Next, let's take up some 3D cases। कई बार वायर इधर से उधर रहता है, तो कुछ 3D केसेस का एनालिसिस करते हैं, दैट विल बी गुड। तो सपोज ये हो गया एक पार्ट और ये ऐसे हो गया,
यानी ये तो हो गया बोर्ड प्लेन, और ये जो है ना ये जेड के साथ, जेड ऑब्वियसली एक्स और ये वाई, ठीक है। एंड लेट्स से there's a current carrying wire which is like this, ये z एक्सिस के पैरेलल, फिर ये सेमी सर्कल, और फिर ये ऐसे, और ये भी इंफिनिटी जा रहा है, ये भी इंफिनिटी जा रहा है, ठीक है ना। ये पैरेलल टू द z एक्सिस है, ध्यान रखना। और ये जो रेडियस है वो r, यानी थोड़ा सा ना 3D में ओरिएंटेशन समझो। ये एक्चुअली एक वायर है जो कि इंफिनिटी से आ रहा है, और ये जेड एक्सिस के पैरेलल आ रहा है। ये ऑब्वियसली एक्स जेड प्लेन है, और ये बाकी एक्स वाई प्लेन। तो ये जो तीन बना है ना, ये तीन एक्स वाई प्लेन है, और ये वाला जो पार्ट है ये एक्स जेड प्लेन है, सो दैट यू टू विजुअलाइज इट। और ये वायर आया, फिर सेमी सर्कल, और फिर ये वायर नीचे यूं चला इंफिनिटी। ठीक है, देख लो। Yes, the wires are going till infinity. So we are asking ना कि क्या ये infinity तक जा रहा है? हाँ, ये भी infinity तक जा रहा है, ये भी infinity तक जा रहा है. Okay. We have to find out the magnetic field at the origin. Find B at 2. But mind you, in vector form. Vector form का ध्यान रखना. Okay. जो आंसर्स आ रहे हैं ना, देव ने दिए, जसराज अरियत ने दिए हैं. विद 3D का क्वेश्चन है. Okay, जसराज से इसके थोड़ा सा गलती हो गया. चलो कोई नहीं है, that's okay. I mean, सक्षम is also given. Okay, let's do one at a time. तो यहाँ पे तीन वजह से मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है. एक ए के वजह से हो रहा है, या 1 के वजह से हो रहा है, एक 2 के वजह से हो रहा है, और एक 3 के वजह से हो रहा है. So let's write the net magnetic field as contribution by 1, 2 and 3. So magnetic field B is equal to contribution due to 1 plus contribution due to 2 plus contribution to 3. That will be equal to now this one. Actually see, this wire is actually parallel to Z axis. Please understand. अगर ये Z axis है ना, तो ये वायर एक्चुअली इसके पैरेलल, और ये ऐसे देखने में तो है, लेकिन ये एक्चुअली ऐसे है. तो देयरफॉर इसका एक्चुअली जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, वो होगा -G. तो 1 वाले का होगा -J. So therefore it will be mu naught I by 4 pi r minus J cap. Now that is the contribution to 1. Contribution due to 2 will be minus K. है ना? Contribution due to 2 will be minus K. है ना? अंदर की तरफ. और ये हाफ सर्कल, तो फुल सर्कल का म्यू नॉट बाय 2r, और हाफ सर्कल का म्यू नॉट I बाय 4r. तो माइनस म्यू नॉट I बाय 4r K, मतलब माइनस के, तो इसलिए लिखा. और लास्ट में ये वाला जो वायर है, इसका भी माइनस के ही होगा. ये देखो, ये वाला वायर है, और ऐसे, तो यानी ये भी माइनस के. और ये सेमी इनफाइनाइट वायर, यानी माइनस ऑफ म्यू नॉट I बाय 4 पाई r K. यानी फाइनली जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, वो बनेगा माइनस ऑफ म्यू नॉट I बाय 4 पाई r. ले लो कॉमन, मेक सेंस. म्यू नॉट I बाय 4 पाई r कॉमन ले लेता हूं, जो बचेगा वो देख लेते हैं. तो ये तो माइनस कॉमन होगा J, इसमें पाई नहीं है, तो प्लस K इनटू, यहाँ पे पाई और यहाँ पे 1, तो K इनटू पाई प्लस, बाहर माइनस इकट्ठे कर दिया. तो मैंने क्या किया, म्यू नॉट I बाय 4 पाई r कॉमन ले लिया माइनस, तो इसके बचे क्या, J प्लस K इनटू पाई प्लस 1.
तो अगर मैग्नीट्यूड चाहिए तो पता चल गया ना, 1 स्क्वायर प्लस 5 प्लस 1 होल स्क्वायर का अंडर रूट और नॉट आई बाई 4। ठीक है, अब एक बार मिला लो क्योंकि सबने बड़े मेहनत करके लिखा है, दैट्स अ गुड थिंग। ओके, बट वो है कि थोड़ा सा इस वक्त पढ़ के मुझे बताना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि कईयों ने डायरेक्शन ठीक से लिखा नहीं, तो उस फॉर्मेट में नहीं लिखा जिस तरह से मैंने लिखा है, वो थोड़ा वो टैली करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि खुद अपने आप टैली कर, ठीक है ना। सो दैट्स अबाउट योर वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ 3D। ओके, हाउ टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड हियर। अच्छा, एक और 3D का एग्जांपल मैं दे देता हूं, एंड दैट इज सपोज मैं लेता हूं एक स्क्वायर, ठीक है, मैं एक स्क्वायर लेता हूं और यहां से सेंटर से, दिस एक्चुअली स्क्वायर है। अब स्क्वायर 3D में कई बार ऐसे डिस्टॉर्ट हो जाता है, और ये h हाइट पे, h हाइट मतलब एक्सियल हो गया एक तरीके से, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल, मैग्नीट्यूड निकाल दो चलेगा, और जो करंट है वो ये L है और करंट ऐसे। ठीक है, I don't think we will have so much of time for this particular question as such. तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैंने होमवर्क के फॉर्म में दे देता हूँ, ठीक है ना, इसको मैं होमवर्क के फॉर्म में दे देता हूँ, because let's just discuss 1 or 2 points before we wind up for the summer vacations। तो मैं इन 2 हफ्तों में जो है ना, 2 चैप्टर फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स के जो 11th में उतने अच्छे से नहीं किए थे, उनको जो है एक राउंड एक हफ्ता लगा के अच्छे से उनको कंसोलिडेट कर लो। आई थिंक दैट वे यू विल फील गुड आफ्टर द समर वेकेशंस कि हाँ, मैंने समर वेकेशंस को अच्छे से स्पेंड किया। ठीक है ना, चलो आज के लिए इतना ही फिर। हैव ए गुड डे एंड हैव अ एक्सीलेंट समर हॉलीडेज अहेड। फाइन, हैव ए नाइस समर वेकेशंस आल्सो। बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू सर। बाय बाय। थैंक सेम यू। टू यू। हाँ, चलो बाय बाय। बाय।